भाग विद्या की समस्त छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा के द्वारा होती है, लेकिन समय के साथ दलीय राजनीति का विकास हो गया और दलीय राजनीति के विकास के कारण ही यहाँ पर यह परंपरा स्थापित कर दी कि लोक सदन में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बने और मंत्रिमंडल का निर्माण करे। इस प्रकार प्रधानमंत्री के चुनाव में राज्य की शक्ति क्या हो गई, नगण्य हो गई। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी होती है, लेकिन जो उप प्रधानमंत्री है उसकी स्थिति अन्य मंत्रियों के समान ही होती है। अब हम देखते हैं इसकी कार्य और शक्तियाँ। तो इसको हम कई भागों में बांट लेते हैं। पहला है मंत्रिमंडल संबंधी। मंत्रिमंडल संबंधी के अंतर्गत पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री लोक सदन के सदस्यों में से ही अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। वह मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए वह मंत्रियों की एक सूची तैयार करता है और इस सूची को वह राज्य तक पहुंचाता है। राज्य उसकी सहमति प्रदान कर देता है और सहमति प्रदान करते ही वह मंत्रिमंडल का निर्माण हो जाता है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो उसका कार्य है वो है मंत्रिमंडल का संचालन। मंत्रिमंडल का संचालन के अंतर्गत प्रधानमंत्री को ये देखना होता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है या नहीं। कई बार मंत्रिमंडल में के विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उनको मतभेदों को दूर करना, उनके औचित्य और अनौचित्य जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उनका निपटारा करना, उनके विविध मंत्रियों के मतभेदों को दूर करना, ये सब उनको एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य जो है वह प्रधानमंत्री करता है। फिर है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। मंत्रिमंडल की जब भी बैठक होती है तो प्रधानमंत्री जो है उसकी अध्यक्षता करता है और उसमें एक सूची तैयार कर कार्यों की बैठक होगी मंत्रिमंडल की, उसमें जो कार्य होंगे उसकी सूची तैयार करती है और उसके बारे में उनको विभिन्न विभागों में तालमेल की स्थिति बनाता है। फिर है इसके बाद मंत्रिमंडल का अंत। मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति और मंत्रिमंडल को भंग करने का अधिकार जो है प्रधानमंत्री के पास होता है। यदि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के मध्य यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो प्रधानमंत्री उस पर दबाव डालता है कि वह त्यागपत्र दे दें, और वह त्यागपत्र नहीं देता और विरोध की स्थिति ही बनाए रखता है मंत्री, तो मंत्रिमंडल को वो भंग भी कर सकता है, यानी मंत्रिमंडल को समाप्त कर सकता है। तो ये तो हमने देखे मंत्रिमंडल संबंधी कार्य। अब हम देखते हैं सम्राट संबंधी कार्य। सम्राट संबंधी कार्य में क्या होता है कि सम्राट को परामर्श देने का कार्य। प्रधानमंत्री ही एक वो कड़ी है जो कि मंत्रिमंडल और राजा, संसद और मंत्रिमंडल के मध्य जो है प्रधानमंत्री जो एक कड़ी का कार्य करता है। इसमें वह प्रधानमंत्री जो है जो संसद में जो निर्णय लिए गए हैं या मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए गए हैं उन सभी को वो सम्राट तक पहुंचाता है, राज्य को अवगत कराता है और इस प्रकार वह समय समय पर राज्य को अवगत कराने के साथ साथ राज्य द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वह भी संसद तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर है लोक सदन संबंधी। लोक सदन में क्योंकि इसका प्रधानमंत्री जो है नेतृत्व करता है, क्योंकि यह बहुमत दल का नेता होता है, तो इस प्रकार बहुमत दल के नेता के कारण यह अपने पूरे लोक सदन पर अपना नियंत्रण रखता है। वह प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन का कार्य भी संपन्न करता है। ऐसा क्या करता है कि इसमें अधिवेशन को बुलाना, अधिवेशन में कौन कौन से विषय रखे जाएंगे, उन पर क्या विचार विमर्श होगा, कितना समय उनको दिया जाएगा, कौन सी नीति निर्धारित करनी है, प्रशासन किस प्रकार करना है, ये सारा निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री स्वयं करता है। अब आता है शासन संबंधी कार्य। शासन संबंधी कार्य के अंतर्गत 3 है, जिस प्रकार शासन का संचालन क्या होता है कि शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल करता है। क्योंकि वह शासन का मुखिया है तो इसीलिए सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं। तो इस प्रकार विविध मंत्रालयों में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करना, सामंजस्य बनाए रखना, उनके कार्यों की सामान्य देखभाल करना, उन्हें निर्देश देना, ये सब कार्य जो है वो प्रधानमंत्री स्वयं करता है। फिर आता है नियुक्तियाँ। नियुक्ति से अर्थ है कि वह सम्राट जो है वैसे तो सभी
पदों पर नियुक्ति, जो उच्च पदों पर जो नियुक्तियाँ होती हैं वह सम्राट करता है, लेकिन सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श से ही उन पर नियुक्तियाँ करता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वो सिफारिश करता है जितने भी लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति करनी है, नए लॉर्ड्स नियुक्त करने हैं, ये सभी प्रधानमंत्री स्वयं निश्चित करता है। इसी प्रकार जितनी भी उपाधियाँ दी जाती हैं वैसे तो सम्राट द्वारा दी जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही ये निश्चित करता है कि किस प्रकार की उपाधि, कौन कौन सी उपाधियाँ प्रदान करनी है, किसको देनी है। ये तो है नियुक्तियाँ। फिर है संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन शक्तियाँ कौन सी होती हैं, जो कि क्योंकि कई बार संकटकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे आर्थिक संकट है या किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो ये सब इन संकटकाल की स्थिति में समस्त जो दायित्व है वो प्रधानमंत्री के पास आ जाता है और इस प्रकार उसकी वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार यदि अभी हम देखें तो अभी फ़िलहाल जो है पिछले साल जो है यहाँ पर यूरोपीय संघ से ब्रिटेन ने जो अपने यूरोपीय संघ से अलग कर लिया था, तो इस समय जो प्रधानमंत्री ही निश्चित करता है कि उसे यूरोपीय संघ में रहना है या नहीं रहना है। तो वहाँ की जितनी भी जो स्थितियाँ हैं वो सब उसमें प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो जाता है, उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब हुआ, तो इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है वह एक प्रकार से तानाशाह भी हो सकता है। तो अब ये तो हमने देखे शासन संबंधी कार्य। अब आता है दल संबंधी कार्य, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वह किसी न किसी दल का होता है, दल का सदस्य होता है, तो इसीलिए दल से संबंधित भी उसके कार्य होते हैं। दल संबंधी कार्य में पहला है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व क्योंकि जितने भी सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी उत्सव होंगे, दूसरे देशों के साथ जितनी भी संधियाँ होंगी, समझौते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी कार्य होंगे, उन सभी का जो प्रतीक के रूप में जो कार्य है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो इस प्रकार प्रतिनिधित्व का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री करता है। जितने भी देशों के साथ संधि, समझौते या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएँ होंगी, विचार विमर्श होंगे, सम्मेलन होंगे, उन सभी में कौन जाता है, प्रधानमंत्री ही उसका नेतृत्व करता है। अब आता है दूसरा दल संबंधी में दल का नेता। दल का नेता क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो है, प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका कोई दल से, अपने राजनीतिक दल से उसका सरोकार खत्म नहीं होता है, वरन वह उस दल का सदस्य होता है और दल के नेता के रूप में ही वह जितने भी उसके कितनी भी राजनीतिक नियुक्तियाँ होंगी या राजनीतिक जितने भी परामर्श होंगे, उन सभी में जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री स्वयं करता है। प्रधानमंत्री ने केवल दल का ही नेतृत्व करता है, पूरे देश भर में जितनी भी छोटी बड़ी शाखाएं होंगी उन सभी का भी नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो इस प्रकार हम ये देखें कि दलीय संगठन में कितने जो निर्णय लेने हैं या उनका आय व्यय है, बजट है या तो ये सभी का जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री स्वयं लेता है। तो इस प्रकार दलीय प्रधानमंत्री जो है वह निर्देशन करता है और इसी प्रकार जो दल है उसके निर्देशन में ही कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखें तो प्रधानमंत्री जो है वह इन समस्त कार्य जो ब्रिटेन में है वो समस्त कार्य करता है। अब इन सभी को हम जब अगर देखते हैं तो ये सब सारे कार्य देखते हैं तो उसके अंतर्गत हमको लगता है कि जो प्रधानमंत्री है वह बहुत अधिनायक हो सकता है, लेकिन हम वास्तविक स्थिति अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जो है इतना अधिनायक नहीं बन सकता, इतना शक्तिशाली नहीं बन सकता, क्योंकि उस पर जनता का नियंत्रण रहता है, अपने राजनीतिक दल का नियंत्रण रहता है, क्योंकि वह अपनी दलीय जो उसकी नीतियाँ हैं, दलीय जो नियम हैं उनके आधार पर ही चलना होता है। उसका दल का दबाव भी रहता है, मंत्रिमंडल का दबाव भी रहता है और उसे अपने संसद में भी उसे अपनी जो उसने नीतियाँ निर्धारित की हैं उनको पारित कराने की भी उसकी जिम्मेदारी होती है। अतः वह इतना अधिनायक नहीं बन सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो उसे पर जनता का, संसद का, अपने दल का, इन सभी का नियंत्रण रहता है। उसे परंपराओं का भी ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए उस पर कई बार बहुत नियंत्रण होते हैं, वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो ये तो हमने देखा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। धन्यवाद।